हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है यूपी परीक्षा के आज के इस वीडियो में। एक डेडिकेटेड चैनल जो कि आप लोगों के यूपी की जितनी भी एग्जाम्स है उसके ऊपर में फोकस करेगा। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस सेशन के अंदर में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की जो आप लोगों की एग्जाम है 2023 में जो होनी है, उसके लिए हम लोग इससे पहले जो आप लोगों की पीईटी एग्जाम्स हुई है उसमें जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी आप एग्जाम देते हो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे में आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। इस बात का आप लोगों को उस चीज से पता चलता है। तो उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को 2021 की जो 2 शिफ्ट हुई थी, 2022 की जो 4 शिफ्ट हुई थी, उनके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा यहाँ पर मैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को गुड इवनिंग। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि इस सेशन को आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहां वहां जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जिन भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोगों ने कमेंट्स में आंसर्स करते रहने हैं, ठीक है। कमेंट्स में आंसर्स करते रहने हैं आप लोगों ने, ताकि आप लोगों की एक हैबिट बन जाए रिवीजन करने की, ठीक है। साथ साथ में आप लोगों ने करते रहना है। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं आगे बात करूँ तो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का आप लोगों की तैयारी के लिए काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर यूपी पीईटी हमें देना है। तो उनके लिए, आप लोगों के लिए यूपी पीईटी का डेडिकेटेड कोर्स भी टीचिंग परीक्षा के ऊपर में अवेलेबल है। आप लोग जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, डाउट सेशन, टॉपिक वाइज जो है आप लोगों की पीडीएफ प्लस नोट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 96978844 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हो, ठीक है। यूपी के जितने भी बच्चे, वो भी, और जो भी यूपी के बाहर के हैं वो लोग जनरल में काउंट होकर यूपी के एग्जाम को, इस एग्जाम को दे सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था, ये आप लोगों से एक पूछा गया, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो नारा है आप लोगों का, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इसको दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आप लोगों का 1942 में स्टार्ट हुआ था। 1942 1942 के अंदर में, ठीक है। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगस्त क्रांति, अगस्त रिवॉल्यूशन इसको बोलते हो आप लोग। अगस्त रिवॉल्यूशन या अगस्त क्रांति के नाम से इसको जानते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये अगस्त, ठीक है, अगस्त 1942 के अंदर में हुआ था ये, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और करो या मरो का जो नारा था आप लोगों का 9 अगस्त 1942 को, मतलब अगले ही दिन दिया गया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नाउ फ्रेंड्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये तो बहुत बार हम लोगों ने बचपन से सुना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा मैंने आप लोगों को बता दिया। सारे जहां से अच्छा, ये किसने कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, सारे जहां से अच्छा पूछे तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये याद रखना है। साइमन गो बैक, ठीक है, यूसुफ मेहर अली, इनको जो है मेहर अली इस तरीके से भी लिखा जाता है, यूसुफ मेहर अली इस तरीके से भी लिखा जाता है इनको, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। साइमन गो बैक का नारा दिया था और भारत छोड़ो का नारा भी उन्होंने दिया था। भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने नहीं दिया था, गांधी जी ने करो या मरो कहा था, करो या मरो। लेकिन जो भारत छोड़ो है वो जो नारा था, जिस जो आंदोलन का भी रूप ले लिया जिसने, वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, झारखंड पीआरटी की तैयारी करा दीजिए सर प्लीज, सिराज अहमद कह रहे हैं जी। इसके ऊपर में भी जरूर विचार करेंगे जल्दी से ही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जाम्स को कवर किया जा सके आप लोगों के लिए, जो जो भी आप लोग यहाँ पर में डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसको मुझे एक बात बताओ, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। थॉमस रो या टॉमस रो यहाँ पर में लिखा हुआ है, बेसिकली वो थॉमस रो लिखना चाहिए था उन्होंने, थॉमस रो। ये जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 1615 में आया था। 1615 में जहांगीर के समय में। ये भी अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है कि थॉमस रो कब आया था? जहांगीर के समय में आया था, 1615 के अंदर में। अब ये फाहियान, हुएनसांग, ये तो बहुत पहले आ चुके हैं, चीनी यात्री थे। सबसे पहले फाहियान आया आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, और उसके बाद में हुएनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के समय में।
तो थॉमस रो लास्ट में आया है इनसे, सबसे लास्ट में। अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर हम लोग एक रफ एस्टिमेट भी लगाते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का जो पीटी में आया था, आप लोग सभी लोग लगाइए यहां पर, मैं एक कोशिश तो करो, ठीक है। थॉमस रो इनसे सबसे लास्ट में आया, तो 1 लास्ट में होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है केवल जहां पर मैं 1 लास्ट में दिया है, वो दिया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर में आप लोगों का। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग यहां पर में पहुंच सकते थे। ऑप्शन नंबर 3 केवल और केवल जो है ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जहां पर मैं आप लोगों का थॉमस रो लास्ट में दिया गया आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो थॉमस रो 1615 में आया था सबसे लास्ट में। फाहियान किसके समय में आया था, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है, कोई बता सकता है फाहियान किसके समय में आया था? ठीक है, फाहियान आया था चंद्रगुप्त 2 के समय में, ठीक है। ह्वेनसांग कब आया था? तो ये आया था आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का पुष्यभूति जो डायनेस्टी है उसके हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और थॉमस रो किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय में। तो अपने आप में ये क्वेश्चन आप लोगों को बन जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है आप लोगों की। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। ह्वेनसांग जो है ये याद रखना है कि चाइना से आया था, बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, और हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में ये आया था, ठीक है। चलिए, अच्छा ये एक देखिए, एक बड़ी ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और एक बार लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और सभी लोगों ने कमेंट में आंसर्स करते रहने हैं, कमेंट्स में आंसर करते रहोगे तभी आप लोगों को जो है वो ज़्यादा बेहतर, आपका जो सारी सेंसेस जो है ना आप लोगों की सारी इंद्रियां काम करेंगी। जब सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, तो किसको यह पद प्रस्तावित किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो कई सारे लोग होंगे, सर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने कब थे, ये तो बताओ सर। तो भाई सुभाष चंद्र बोस 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मैं आपको बताता हूं। 1938 में बने थे हरिपुरा सेशन के अंदर में, हरिपुरा, ओके, गुजरात में। और 1939 के अंदर में त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है, मध्य प्रदेश के अंदर में एक है, जबलपुर के पास में एक जगह त्रिपुरी, ठीक है, वहां पर में। तो हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों बार बने थे ये। 1938 में उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया, पूरा का पूरा कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट किया भाई, कि ठीक है भाई हम बने यहां पर में अध्यक्ष, और उन्होंने पूरा का पूरा कार्यकाल अपना कंप्लीट किया। 1939 के अंदर में, 1939 के अंदर में जब ये अध्यक्ष बने, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने। गांधी जी ने उनके खिलाफ पत्ताभी सीतारमैया को खड़ा किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों की अभी जो बिहार की एग्जाम हुई ना फ्रेंड्स, उसके अंदर में पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था, तो पत्ताभी सीतारमैया खड़े हुए थे गांधी जी के यहाँ सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। बट पत्ताभी सीतारमैया हार गए चुनाव, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बट सुभाष चंद्र बोस को सारे लोग ताने मारने लगे कि गांधी जी के मना करने के बावजूद भी तुम चुनाव में खड़े हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस को आया गुस्सा, उन्होंने बोला कि एक काम करो, अध्यक्ष पद को पिपुड़ी बनाओ और अपने पास रखो, ठीक है, और उन्होंने दे दिया इस्तीफा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। अब बताओ किसको बनाए अध्यक्ष? तो फिर उनके एक खास दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू, इनको अध्यक्ष पद ऑफर किया गया, क्योंकि पत्ताभी सीतारमैया को तो दे नहीं सकते थे, वो तो हारा हुआ खिलाड़ी है। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष पद का जो है यहाँ पर में पदभार दिया गया। तो यही यहाँ पर में क्वेश्चन बोला गया कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, कब दिया था? 1939 में। और कौन से वाले सेशन में दिया था? त्रिपुरी सेशन के अंदर में, त्रिपुरी नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, त्रिपुरी सेशन के अंदर में इस्तीफा दे दिया था। तो यह पद दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसके खिलाफ उन्होंने जीता था? तो पत्ताभी सीतारमैया के खिलाफ ये चुनाव जीता था। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों को केवल आप लोगों के किसी इस एग्जाम के लिए नहीं, आपके सारी एग्जाम्स में काम आने वाले। मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं इसका, देखिए एसएससी जेईई 2018 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है, एसएससी जेईई सिविल 2018 के अंदर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका था। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट मतलब क्या? त्रिपुरी संकट मतलब वही संकट जिसमें सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, अब ये संकट आ खड़ा हुआ कि किसको अध्यक्ष बनाए भाई, किसको बनाए, ठीक है, दानिश सर तो थे नहीं उस समय में वहां पर में होते तो उनको बना देते, ठीक है। चलिए, तो राजेंद्र प्रसाद जो है फ्रेंड्स, इनको बनाया गया था, ये याद रखना है। तो आप देख सकते हो कि जो पुराने अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में आया था, और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 2018 में आया था, तो 3 साल बाद। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं वो करने आपने। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा दूं तो हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे, मैं आपको सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस जो है आप लोगों को बता दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि ये क्वेश्चन आया था यहां पर में, ठीक है। चलिए,
तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट वाली आप लोगों की एक लिस्ट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेशंस की लिस्ट है, ये आप लोगों को हिंदी में भी मिल जाएंगी कि पहला जो सेशन था आपका बॉम्बे में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ठीक है वोमेश चंद्र बैनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। पहला जो सेशन था उसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। दूसरे सेशन के कौन थे अध्यक्ष, ये बताना है, कहाँ हुआ था सेशन। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरा सेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में अध्यक्ष इसका अधिवेशन हुआ था। नाउ ये तीसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना इसके ऊपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे फ्रेंड्स बदरुद्दीन तैयब जी। सभी लोग लिखेंगे कहां पर में बने थे ये भी बताना है आप लोगों ने, कौन सा सेशन था, कौन सी जगह पे था वो सेशन, ठीक है। मद्रास के अंदर में ये सेशन हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी जो है आप लोगों ने याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अच्छा, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आ जाए तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल, ये भी लिख दो एक बार, जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज, दोनों लिख दो। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल, इलाहाबाद के अंदर में बने थे, ठीक है, चौथे सेशन के अंदर में 1888 के अंदर में, 1888 के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने लिख दिया यहाँ पर में। बाकी के जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है मैं आपको क्वेश्चंस की मदद से सारे के सारे याद करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब था, ठीक है, बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल, ठीक है, बंगाल का नवाब था ये, ओके। ये अंग्रेजों से कौन से युद्ध में हारा था, तो सिराजुद्दौला जो है ये अंग्रेजों से हारा था फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, प्लासी की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई जो हुई थी उसके अंदर में हारा था, ठीक है, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी यह हुई थी आप लोगों की 1757 के अंदर में, 1757 के अंदर में आप लोगों की लड़ाई होती है प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की जो लड़ाई थी आप लोगों की, इसके अंदर में सिराजुद्दौला के जो साथी थे, ठीक है, उन्होंने ही उसको धोखा दे दिया था जिस वजह से ये हार गया, ठीक है, प्लासी की लड़ाई के अंदर में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। बक्सर की लड़ाई के अंदर में जो है वो अलग लड़ाई है आप लोगों की, जो कि 1764 में हुई थी, वो एक अलग लड़ाई है आपकी, ठीक है। चलिए, तो 1757 की लड़ाई के अंदर में सिराजुद्दौला हारा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। मीर कासिम जो था, ठीक है, उसने यहां पर में इसको धोखा दे दिया था इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, द सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। सलल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो सलल जो है आप लोगों का पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, सलल। तो सलाल पन बिजली परियोजना मतलब पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, नदी के ऊपर में बनाया गया है, झीलम, रावी, चेनाब, ब्यास। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में, सलाल पन बिजली परियोजना जो है आप लोगों की ये चेनाब नदी के ऊपर में बनाया गया है। एनसीईआरटी के अंदर में इसका उल्लेख है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो सलल परियोजना आप लोगों की चेनाब नदी के ऊपर में बनी हुई है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, इसके ऊपर में बनी हुई है, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था आपका जम्मू कश्मीर के अंदर में, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में जो बनाया गया था चेनाब रिवर के ऊपर में आप लोगों का। चलिए, अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, भारत पाकिस्तान जल संधि, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि व्यास परियोजना या ब्यास परियोजना आप लोगों की ब्यास नदी के ऊपर में बनी है। रंजीत सागर बांध किसके ऊपर में बना हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। रावी नदी के ऊपर में बना हुआ है रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। सलल बिजली परियोजना या सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चेनाब नदी के ऊपर में बना हुआ है आप लोगों का। तुलबुल परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, तुलबुल परियोजना ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। तुलबुल परियोजना कहां पर में, कौन से नदी के ऊपर में है, तुलबुल परियोजना झीलम नदी के ऊपर में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का दुल्हस्ती और बगलीहार, दुल्हस्ती और बगलीहार ये भी चेनाब नदी के ऊपर में ही है आप लोगों की। तो चेनाब नदी के ऊपर में आप लोगों को तीन याद रखना है, सलल, दुल्हस्ती और बगलीहार। तो बगलीहार, दुल्हस्ती, सलल, ये मैं आपको बार बार रिवाइज करवा के याद करवा दूंगा, ठीक है, बार बार याद कराऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। सर एक बार एंग्लो वाले वॉर भी पढ़ा दीजिएगा,
ठीक है, एंग्लो वाले वॉर, ठीक है, मैं आपको एंग्लो वाले वॉर पढ़ा दूंगा। एंग्लो मैसूर वॉर होता है आप लोगों का, एंग्लो फ्रेंच वॉर है आपका, एंग्लो मराठा वॉर है। तो ये सारे के सारे जितने भी अंग्रेजों के जो युद्ध हुए हैं वो पढ़ा दूंगा। अंग्रेजों के बंगाल के अंदर में कौन कौन से युद्ध हुए हैं उनके बारे में भी आप लोगों को करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैं आप लोगों से लास्ट में पूछूं क्या, कोई भी एक क्वेश्चन? तुलबुल, तुलबुल कौन से इसके अंदर में? ठीक है, जो झिलमिल झिलमिल हो रहा है वो तुलबुल तुलबुल हो रहा है, ऐसा आप लोग याद रख लो कि भाई जो झिलमिल झिलमिल हो रहा है उसको तुलमुल तुलमुल हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, तुलबुल। तो तुलबुल परियोजना, ठीक है, झेलम नदी के ऊपर में है। ठीक है, चलिए, रंजीत सागर बांध, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, सर आपने जो वाईटी पर सेशन लिए थे उसी में से एक एक क्वेश्चन सेम आ गए था यूपी पीटी में। जी यूनी लर्नर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मैं कंफर्म करने के लिए और बच्चों में मोटिवेशन लाने के लिए कि जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे फ्रेंड्स, ठीक है, वही वाले क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिले थे एग्जाम में और इस बार भी वही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा के सामने रखा था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। तो उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ध्यान से समझिए आप लोग फ्रेंड्स। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है फ्रेंड्स ये आपका, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। हमारी जो संविधान सभा है, ठीक है, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी आप लोगों की इसकी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को। ठीक है, दूसरी मीटिंग हुई थी इसकी संविधान सभा की बात कर रहा हूं, ये मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहा हूं मैं, आज़ादी के भी पहले की। ठीक है, और जो तीसरी मीटिंग हुई थी आप लोगों की, थर्ड वाली मीटिंग, ये याद रखना आपने, थर्ड वाली मीटिंग, थर्ड, ये हुई थी 13 दिसंबर को, 13th। ठीक है, जो 13th जो दिसंबर है आप लोगों को, इसके अंदर में हुई थी आप लोगों की 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को 1946 में। इस दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि हम लोग जो संविधान सभा बनाने के लिए बैठे हैं, संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा में बैठे हैं, उस संविधान सभा में हमारे बैठने का उद्देश्य क्या है, कैसा संविधान हम लोग बनाना चाहते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा इरादा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके लिए जो प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी बनता है कि कब प्रस्तुत किया था, तो आप लोग जल्दी से लिखेंगे, मैं सिर्फ एरो लगा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे कि कब प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से तारीख को प्रस्तुत किया था, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर में कब प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। तो ऐसे ही आप लोग जो है याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो है यहां पर में रखा था। ठीक है, नाउ इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। अब ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये क्या चीज है, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये हड़प की नीति थी क्या आप लोगों की बेसिकली? पहले आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से। हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये क्या था आप लोगों का? तो देखिए इसके जरिए ये बोला गया था कि मान लीजिए कि कोई भी एक राजा है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, आप राजा हो या फिर रानी हो, जो भी हो आप, ये आपका राज्य है। अगर आपका कोई सन नहीं है, कोई आपका बेटा नहीं है, बेटा होना चाहिए, बेटा बेटी भी नहीं, अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा होना चाहिए आपका, बेटा नहीं है अगर आपका, तो आपका राज्य जो है ये कौन ले लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे, अगर आपका खुद का बेटा नहीं है तो। मतलब आप दत्तक पुत्र या गोद लेकर किसी को अपना राज्य नहीं दे सकते, आपको बेटा जो है वो भगवान से मांगना ही पड़ेगा, या फिर आपने कोशिश करते रहनी है जब तक कि बेटा हो ना जाए आपको। लॉर्ड डलहाउसी तो यही चाहता था कम से कम आपसे। ठीक है, तो मतलब आप युद्ध ना करें, ठीक है, आपको उलझा के रखना चाह रहा था, खातिर था ये, मेरे को आज समझ में आया, देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते ये डलहाउसी मतलब हड़प की नीति लाया क्यों था, ये उलझा के रखना चाह रहा था। चलिए कोई नहीं, तो डलहाउसी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि 1848 में भारत आता है और 1848 में ही उसने हड़प की नीति लागू कर दी, और 1856 जो है वो 1856 तक भारत में रहा। डलहाउसी, लॉर्ड डलहाउसी
काफ़ी सारे उसने काम किए भारत के अंदर में। उसने भारत के अंदर में टेलीग्राफ की जो सुविधा थी वो शुरू की, रेलवे लाइन बिछाई भारत के अंदर में। इसके अलावा जो आप लोगों का शिक्षा के लिए काफ़ी सारा काम यहाँ पर में किया गया कि शिक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेंगी भारत के अंदर में। तो बहुत सारी चीज़ें हुई भी, लेकिन कुछ खराब चीज़ें भी थी, जिसमें से एक थी हड़प की नीति आप लोगों की। ठीक है, तो हड़प की जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी ने लेकर आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट इसको कहा जाता है कि अगर आप लोगों का कोई भी खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा या जो है बच्चा बेटा नहीं है आपका, तो आप लोगों का क्या होगा, ठीक है, आप लोगों का राज्य को क्या किया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। सबसे पहला जिसको हड़पा गया था वो राज्य कौन सा था इस नीति के तहत, वो था सातारा। ये याद रखना है आप लोगों ने, तो प्लीज इसको याद रखो आप लोग। सातारा महाराष्ट्र के अंदर में ये सबसे पहला राज्य था जिसको हड़पा गया था। सबसे पहली बार किसको हड़पा गया था, सभी लोग लिखेंगे यहां पर में, सभी लोग सभी के सभी यहां पर में लिखेंगे कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसको हड़पा गया था इस नीति के तहत। ठीक है, तो इस नीति के तहत जो है वो सातारा को हड़पा गया था। बेचारे सातारा के, या फिर बोल सकते हो हम लोग कि महाराष्ट्र के मराठा जो राजा थे, ठीक है, उनका बेटा नहीं था कोई भी, तो उनके राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। ओके, राजा भोसले जो थे नागपुर के, उनके पास में भी राजा नहीं था। झांसी के जो राजा थे, ठीक है, उनका भी कोई खुद का बेटा नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने गोद लिया था बेटे को, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से उनकी झांसी को भी हड़प लिया गया था इन लोगों के द्वारा। चलिए, तो बेटा नहीं है तो हड़प लो, ये वाला काम था इनका। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम 100 कॉन्करेंट व्यूअर्स ऑन दिस चैनल, तो आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। और ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग जो है, जो हमारा पहला ही सेशन है यहाँ पर में, मेरा पहला सेशन है, उसके अंदर में 100 कॉन्करेंट लाइव्स, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप लोग जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, और कमेंट्स में आंसर जरूर करते रहेंगे आप लोग। ओके, सातारा सोनी कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र के अंदर में है सातारा। वसंत विषु किसको कहते हैं, कब होता है? सर वसंत भी अलग बात है, विषु अलग बात है। पहले ये बताओ ये दोनों है कौन, वसंत कौन है और विषु कौन है? मैं बताता हूं आपको, टेंशन मत लो, डायरेक्ट आंसर बता के आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा समझेंगे। विषु क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये वाली बात समझो पहले। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, कितने लोग हैं जो जिन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कभी जो है वो रात शाम बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, ठंड के मौसम में बहुत जल्दी शाम हो जाती है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और गर्मी के मौसम में 7:30 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता कभी कभी। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, कभी दिन छोटा होता है, ठीक है, कभी रात छोटी होती है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी जो है स्पेशली साल में 2 बार ऐसे भी दिन आते हैं जब रात और दिन बराबर हो जाते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, एग्जैक्टली, और पूरी दुनिया में एक साथ होता है वो समय, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। उसी को इक्विनॉक्स या विषु कहा जाता है, उन 2 दिनों को। और वो 2 दिन कौन से है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन इक्विनॉक्स होते हैं, 2 दिन। लेकिन दोनों को भी हमने अलग अलग नाम दिया है, हमको तो भसड़ मचानी है ना, हमारे पास तो कुछ और है नहीं यहाँ पर में। बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाने हैं, सब लोगों को, इतिहासकारों को अलग क्वेश्चन बनाने हैं, साइंटिस्ट लोगों को अलग क्वेश्चन बनाने हैं, ज्योग्राफिकल लोगों को अलग क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पर में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो जो देखिए फ्रेंड्स, इक्विनॉक्स या विषु जो है आप लोगों का 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को होता कैसे है आप लोगों का। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊं, तो हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी झुकी सी है, और झुकी झुकी सी पृथ्वी घूमती है। कभी इसका जो है दक्षिणी ध्रुव सूरज के सामने आ जाता है, कभी जो है इसका उत्तरी ध्रुव सूरज के सामने आ जाता है। यहाँ पर मैं आप देख पाऊंगी, जब ये पृथ्वी ऐसे घूमते हुए आएंगी तो यहाँ पर में उत्तरी ध्रुव जो है वो सूरज के सामने आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी समय होता है कि दोनों के दोनों ध्रुव जो है वो आप लोगों के एकदम सीधी लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर में सीधी लाइन में दोनों के दोनों ध्रुव जो है सूरज के तरफ में झुके हुए होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि सूरज की तरफ झुका नहीं है या सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में। उस समय क्या होता है, सूरज की सीधी रेखा आपकी इक्वेटर के ऊपर में पड़ती है, विषुवत व्रत के ऊपर में, इक्वेटर के ऊपर में पड़ती है आप लोगों की, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, इक्वेटर के ऊपर में पड़ती है, बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर में। और वही 2 दिन आप लोगों के इक्विनॉक्स होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ठीक है। जब सूरज की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पर या फिर आपकी विषुवत व्रत पर, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स होता क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, तो जल्दी लिखो, ठीक है। थैंक यू, हर्षिता जी बोल रहे हैं कि जल्दी 1 भी होंगे सर कॉन्करेंट व्यूअर्स। चलो बहुत अच्छी बात है जी। इसका जो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, कि अगर मान लीजिए आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि भाई इक्विनॉक्स मतलब होता क्या है, तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणों का पड़ना, या फिर ऐसी पोजीशन जब ना तो
साउथ पोल ना तो ही नॉर्थ पोल, ना ही उत्तरी ध्रुव, ना ही दक्षिणी ध्रुव सूरज की तरफ में झुका हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप लोगों से ये बोल दिया जाए, इस ऑप्शन में दिया जाए कि पूरी दुनिया जो है वो इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए प्लीज लाइक एंड शेयर। ज्योति कुमारी बोल रहे जल्दी जल्दी से करते रहिए सभी लोग। गुड। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो 21 मार्च और 23 सितंबर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये रहता है। अब आप मेरे को बताओ कि ये तो हो गया वसंत विषु आप लोगों का, ठीक है। वसंत विषु किसको बोलते हैं? विषु हो गया, लेकिन वसंत विषु किसको कहते हैं और आप लोगों का शरद विषु किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है आप लोगों का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि आपका 21 मार्च जो होता है आप लोगों का, ठीक है, 21 मार्च जो होता है आप लोगों का, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। उस समय में कौन सा वाला मौसम चल रहा होता है आप लोगों का? शरद ऋतु चल रही होती है आप लोगों की या वसंत ऋतु चल रही होती है आप लोगों की? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए। तो बसंत का मौसम चल रहा होता है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 21 मार्च जो है आप लोगों का, इसको बसंत या फिर वसंत जो भी आप लोगों ने कहना है, ठीक है। बसंत विषु इसको कह सकते हो आप लोग, या वसंत विषु आप लोग इसको कह सकते हो। और जो 23 सितंबर को आता है आप लोगों का, इसको कहते हैं शरद विषु, शरद विषु, ठीक है, शरद विषु, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। चलो मेरे को दोनों लिख के बताओ कि शरद विषु कब आता है और बसंत विषु और शरद विषु कब आता है आप लोगों का, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है। जो वसंत विषु होता है ना, इसको आप लोग वर्नल इक्विनॉक्स कहते हो, वर्नल इक्विनॉक्स इंग्लिश के अंदर में। और आप लोगों का मान लीजिए कि अगर ये बोला जाए आप लोगों से, आप लोगों का जो शरद विषु होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऑटम विषु कहते हैं, ऑटम विषु, ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम AUTUMN, ऑटम इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कहा जाता है इसको इंग्लिश के अंदर में, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने लिख दिया है कमेंट के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। जी हाँ, डेली क्लास होंगी। आज आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर में, इस क्लास के कमेंट के अंदर में बताओगे कि आप लोगों के लिए सबसे सुटेबल टाइम कौन सा है, जितने बजे हम लोग ये क्लास ले सकते हैं। क्या 9 बजे रोज क्लास लेनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, या जितने भी बजे आप लोग कंफर्टेबल हो उतने बजे बताइए। 9 बजे या 12 बजे, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास में, आप लोग बताएंगे कि 9 बजे या 12 बजे, ठीक है। जितने भी बजे आप लोग कहोगे उतने बजे हम लोग यहाँ पर में क्लास ले सकते हैं आप लोगों की। चलिए बैंक रेट का मतलब क्या होता है ये बता दो। चलो देखते कितने लोग बता पाते हैं बैंक रेट का मतलब। इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आप लोगों ने, इकोनॉमिक्स भी। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, ओके। बैंक रेट क्या होता है, बैंक दर का अर्थ क्या है? ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो मनी लेंडर, साहूकार लोग वसूल करते हैं। ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक जो है वो वसूल करते हैं। ये रेट ऑफ प्रॉफिट है जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लगाते हैं। ये ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक लेते हैं कंट्री का। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। यूपी परीक्षा को, जिसके ऊपर में आप लोगों की जितनी भी एग्जाम्स है, ठीक है, यूपी से रिलेटेड, वो सारी कराई जाएंगी। स्पेशली पीईटी आप लोगों का पूरा कराया जाएगा। पीईटी के बाद में भी जो आपकी एग्जाम्स होने वाली है उन सभी को करवाया जाएगा। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक इसके जरिए बताता हूं। मान लीजिए कि ये जो हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, हमारे भारत का सेंट्रल केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसने हमारे जो बैंक्स है उनको पैसा उधार दिया, ठीक है, पैसा उधार दिया हमारे बैंक्स को, ठीक है, जितने भी हमारे अलग अलग जो बैंक है ना, प्राइवेट हो जाए या पब्लिक बैंक हो जाए, उन सभी को अगर पैसा उधार दिया, उसके ऊपर में जो वो ब्याज लेता है, उसके ऊपर में वो जो ब्याज लेगा, इसको कहा जाता है बैंक रेट। जब सेंट्रल बैंक ने, ठीक है, या फिर हमारा जो बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको आप लोग कहते हो। तो जब आरबीआई ने, ठीक है, बैंकों को पैसा दिया, उसके बदले में जो वो ब्याज लेगा, ठीक है, जो ब्याज लेगा उसको बैंक रेट कहा जाता है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है जो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री का, जो बैंकों से चार्ज करता है। तो क्या सर बैंक भी पैसा उधार लेती है? हमें तो लगा था हम ही लोग उधार लेते बैंक से पैसा। नहीं, बैंक भी पैसा उधार लेती है, ठीक है। किससे लेती है? वो केंद्रीय बैंक से, आरबीआई या जो अलग अलग देशों का जो केंद्रीय बैंक है उनसे पैसा उधार लेती है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। बैंक रेट का मतलब अब याद रहेगा आपको, ठीक है। बैंक रेट का मतलब कि भाई जो भी केंद्रीय बैंक है या रिजर्व बैंक वगैरह जो आप लोगों की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे भारत के अंदर में, वो अगर
बैंकों को पैसा उधार देने के बाद में उनसे जो इंटरेस्ट लेती है वो है आपका। ठीक है, धीरे धीरे मैं आप लोगों को और इसको रिवाइज करवाता जाऊंगा, एक एक करके जो है हम लोग इसके तरफ में आगे बढ़ेंगे आप लोगों का। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1, ठीक है, इसमें आया था। बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है सीजीएल 2016 में आया था। तो मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि अगर कोई बच्चा पूरा मेरे से अच्छे से पढ़ ले, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो नए क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इसको कर लेना, आराम से वो एग्जाम क्लियर कर लेगा बहुत ही आसानी से। क्योंकि 2016 में आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आप लोगों का सीजीएल के अंदर में आया हुआ है, टियर 1 के एग्जाम के अंदर में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है इसका। ठीक है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री एडवांसेस लोन्स टू अदर बैंक इन द कंट्री, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना आपको बैंक रेट मतलब क्या होता है? ऐसे ही मैं आप लोगों को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी बिल्कुल, ठीक है नेहा रानी जी, बिल्कुल मैंने लगाया ही इसलिए यहां पर मैं ये बताने के लिए लगाया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वो भी मैं आपको बताऊंगा। रेपो रेट वह दर होती है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा ले लेता है बैंकों से। अब ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पैसा खत्म हो गया, वही माँ शशिकांत दास बोल रहे कि मेरी पत्नी जो है बहुत ज्यादा जिद कर रही है साड़ी के लिए, तो बैंकों से पैसा उधार ले लेता हूँ और उसको साड़ी दिला देता हूँ। नहीं, वो पैसा इसलिए लेती है बैंकों से ताकि बैंक के पास में पैसे की कमी हो जाए, बैंक आप लोगों को मतलब जनता को पैसा ना दे पाए और महंगाई थोड़ी कम हो। क्योंकि जितना ज्यादा बैंक पैसा आप लोगों को देंगे, आपके पास में पैसा आएगा, उतना आप खर्च करोगे, उतनी महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई को कम करने के लिए ये रेपो रेट एक माध्यम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, जिससे कि वो बैंक से उधार ले लेती है। तो बैंक सोचेंगे भाई जनता को देने से अच्छा आरबीआई को पैसा दे दो, आरबीआई के पास में सेफ है। ठीक है, पैसा तो आरबीआई जब पैसा उधार लेती है और जो ब्याज देती है प्राइवेट बैंक्स को, उसको रेपो रेट कहा जाता है। ऐसा ही एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में आप लोगों को याद रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ठीक है, पंचायती राज सिस्टम हमारे भारत के संविधान के अंदर में। तो अगर हम भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत के संविधान के अंदर में पंचायती राज व्यवस्था जो है, हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर में आर्टिकल नंबर 40 में रखी गई है। आर्टिकल नंबर 40 में, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें यह बोला गया था कि हमारा देश कोशिश करेगा कि जब भी संभव हो, जब हमारे देश के पास में इतनी सुविधा हो जाए कि वो हर गांव के अंदर में चुनाव करवा सके, पंचायतों के चुनाव करवा सके, तो पंचायत के चुनाव करवाकर पंचायत बनाई जाएगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कंपलसरी नहीं है हमारे देश की सरकार के ऊपर में, ये केवल और केवल सुझाव देते हैं। तो आर्टिकल नंबर 40 में सुझाव दिया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था की जाए, और इसी सुझाव को मानते हुए कब हमारे देश के अंदर में ये किया गया? बताइए जल्दी से, कोई बता सकता है? हमारे देश के अंदर में पंचायत को लागू कर दिया गया, पंचायती राज को, पंचायती राज को संविधान में शामिल कर दिया गया बाद में। ठीक है, भाग नंबर 9 में डाल दिया गया, भाग नंबर 9 जोड़ा गया आप लोगों का। ठीक है, आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, 73वें संविधान संशोधन के जरिए भाग नंबर 9 को जोड़ा गया, और पंचायती राज जो कि केवल एक सलाह थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, उसको यथार्थ रूप दे दिया गया। भाग नंबर 9 जोड़ दिया गया संविधान के अंदर में डायरेक्टली। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, डायरेक्टली जोड़ दिया गया पंचायती राज को। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि हमारे पहले जो है हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में जोड़ा गया था। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप लोगों को आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के जितने भी आर्टिकल्स है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी में आते हैं। डीपीएसपी में ये बात करता है कि देश को कल्याणकारी राज्य बनाना है, नीति निर्देशक तत्व। ओके, भाग नंबर 4 है हमारे संविधान का, जिसमें आर्टिकल नंबर 40 ये बात करता था, और हम लोगों ने फाइनली जो है फ्रेंड्स 1992 के अंदर में संविधान में इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ और क्वेश्चन से जो पूछना चाहूंगा आपसे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आप लोग मुझे बताओगे कि हमारे पंचायती राज के जरिए भाग नंबर 9 जोड़ा गया था। आप लोगों को बताना है कि 74th नंबर का जो संविधान संशोधन है आपका, 74वें नंबर का 74th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके जरिए क्या जोड़ा गया हमारे संविधान के अंदर में, क्या जोड़ा गया था? जल्दी बताएंगे क्या जोड़ा गया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही हुआ था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इस समय में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन थे?
ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे, सभी के सभी लोग। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सभी ने आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर में। मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, और ये क्वेश्चंस के थ्रू भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं और क्लियर करता जाऊंगा। मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों के लिए टाइमिंग कौन सा वाला सबसे बेस्ट टाइमिंग है, आप लोगों के लिए कौन सा सूटेबल टाइम है, जितने बजे आप लोग क्लास चाहते हो। सभी के कमेंट्स आ जाने चाहिए। ओके, इन क्वेश्चंस के साथ में आप लोग ये भी बताओगे। साथ ही साथ जो है जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि वो यूपी पीटी की तैयारी करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यूपी पीटी के लिए आप लोगों का एक डेडिकेटेड कोर्स है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। टीचिंग परीक्षा ऐप आप लोग डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ऐप डाउनलोड आपको पता होना चाहिए कि केवल 30 जो अगस्त है तब तक ही आप लोगों की फॉर्म भरने की तिथि है। फॉर्म भरने की तिथि 30 अगस्त से पहले 30 अगस्त लास्ट डेट है पीईटी का फॉर्म भरने के लिए। पीईटी का फॉर्म भरने के लिए 30 अगस्त लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले अगर आप भरना चाहते हो पीईटी का फॉर्म, और टीचिंग परीक्षा के साथ में यूपी परीक्षा के साथ में आप लोग पढ़ना चाहते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग जो है इस नंबर पे 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोगों को सारी की सारी जानकारी जो है वो मिल जाएंगी इसके ऊपर में। ठीक है, चलिए ओके, चलिए। तो ये आप लोगों के लिए आज का सेशन था फ्रेंड्स, और मैं ऐसे ही और भी सेशंस आप लोगों के लिए लूंगा, जिसके अंदर में मैं आप लोगों के जो 2021 और 2022 के, कल भी आप लोगों का सेशन होगा। तो कल हम लोग 9 बजे ही रखते हैं, कल का सेशन कल 9 बजे रखते हैं। और परसों से फिर जो है हम लोग टाइम जो भी आप लोगों का जो ज़्यादातर लोग सजेस्ट करेंगे वो टाइम हम लोग यहाँ पर में रख लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने, सभी के सभी लोगों ने यूपी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी लोगों ने। और इसी के साथ में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि ये जो कोर्स है आप लोगों का, इसके अंदर में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आप लोगों को मिल जाएंगे, डाउट क्लासेस आप लोगों की होंगी वहाँ पर में, एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये भी एक अवसर मिल जाएगा कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो कहीं और, मान लीजिए टीचिंग के अलावा कहीं और उनको ज्वाइन करना है, कोई और क्लासेस, कोई और जॉब उनको करनी है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएट तो ऑब्वियस सी बात है वो बीएड है, मतलब ग्रेजुएट भी किए ही होंगे उन्होंने, तो वो पीईटी के जरिए कोई और जो पोस्ट है, तलाटी है, तहसीलदार है, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है जिसके ऊपर में वो लोग कर सकते हैं। एसआई बन सकते हैं, आरओ बन सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट है जिसके अंदर में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अधिकारी बनने का। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। जी हाँ, झारखंड के लिए भी सिराज अहमद जी एक बार जो है ना इस नंबर पे कॉल करके आप जो है रजत सर से कहना कि एक बार दानिश सर से बात करवा दे, या फिर रजत सर से जो है रिक्वेस्ट कर देना एक बार। ठीक है, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे, झारखंड पीआरटी के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।